हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो मेरा नाम प्रणय मिश्राम है। और आज का जो टॉपिक होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बात करेगा सारे गवर्नर जनरल्स, वॉइस रॉयज ऑफ इंडिया। अब ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सिर्फ ना कि आपको हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप चाहो तो जो पॉलिटी में जो है आप देखते हो, पहला जो आपका टॉपिक देखने मिलता है, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको अलग अलग एक्ट्स देखने मिलते हैं। तो वहां पे भी ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा चीजें समझने में। तो ये जो है टॉपिक बहुत मल्टी डायमेंशनल है। और मुझे लगता है कि ये टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो ना, तो इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री कैसे हो रहा है, क्या एक्ट आ रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट कब क्यों कर रही है और उसके बाद क्या हो रहा है, ये तीनों जानने के लिए ना, अगर आप एक बार गवर्नर जनरल का टाइमलाइन थोड़ा समझ लेते हो ना, तो आपको हिस्ट्री इतना इजी हो जाता है पढ़ने, जिसमें आप खुद शॉक हो जाओगे कि यार अच्छा, मैंने अब तक इस वे से क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है। तो अब हम टॉपिक शुरू करेंगे आज का, जिसका नाम है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। ठीक है। अब जितने भी गवर्नर्स थे, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम पहले गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, वॉरेन हेस्टिंग। अब जो वॉरेन हेस्टिंग थे, उनका जो समय था वो था 1773 से 1785 तक। उनका टेन्योर कब से कब तक था? 1773 से 1785 तक। अब देखो इसके पहले क्या हो रखा है। 1759 में बैटल ऑफ प्लासी हो रखी है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो रखा है। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर है उस समय, क्या, बंगाल के। अब उस समय जो चीजें थी, कंपनी बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही थी अपना पावर। ठीक है, बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही थी, प्राइवेट ट्रेड कर रही थी, माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेकार तरीके से हो रहा था, करप्शन हो रहा था। अब उस चीज को देखते हुए जो है क्या होता है, आगे बहुत सारे एक्ट्स आते हैं। तो अब देखिए, वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर थे 1773 से 1785 के दौरान। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। क्या बनते हैं? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। अब इनके समय एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसका काम क्या था? इसका काम था रेगुलेट करना कंपनी के अफेयर्स को। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा करप्शन कर रही है, उसके एम्प्लॉयज प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं। अब उन सबको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इसेंशियल हो चुका है, इसलिए आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ये क्या था? एक पहला पार्लियामेंट्री कंट्रोल था ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल जो है इस एक्ट से क्या बनता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके बाद ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उससे गवर्नर क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये एक्ट क्यों आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आता है। अब इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी 4 लोगों की, जो कि असिस्ट करेगी इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो 4 लोग होंगे जो कि गवर्नर जनरल को मदद करेंगे डिसीजंस लेने में, लॉ बनाने में, इन सारी चीजों में। ठीक है। इसके अलावा ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके तहत जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके तक एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होता है। कहाँ पे? कलकत्ता में। और ये कब एस्टेब्लिश होता है? 1774 में। ठीक है। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। ठीक है। अब इसमें देखो, अब आगे जाके और एक एक्ट आता है वॉरेन हेस्टिंग के ही दौरान, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या करता है? ये डुअल कंट्रोल लेके आता है। डुअल कंट्रोल किन किन का? एक लाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे कंपनी का, उसका काम होगा कमर्शियल फंक्शन को रेगुलेट करना। कंपनी का क्या काम है? वो ट्रेड करना काम है। तब उसकी ट्रेड एक्टिविटीज को, कमर्शियल फंक्शन को रेगुलेट करने का काम, उसको देखने का काम कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन, मिलिट्री फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, ये कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत कौन से एक्ट से होती है? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है? पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कंपनी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और ज्यादा बढ़ जाता है और सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन द इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में क्या होता है? देखो, रेवेन्यू फार्मिंग आती है। रेवेन्यू फार्मिंग का मतलब क्या है? फार्मर जो है वो कल्टीवेट करेंगे और गवर्नमेंट क्या करेगी? उनसे टैक्स वसूलेगी। तो रेवेन्यू फार्मिंग आती है। यानी जो पहले से कंटिन्यू हो रहा था वो अभी भी और कंटिन्यू चलेगा। प्रोविंशियल्स में प्रोविंशियल काउंसिल्स एस्टेब्लिश होती है। ठीक है।
अब इसके अलावा देखो क्या होता है, जुडिशियल रिफॉर्म भी होते हैं इस दौरान। जुडिशियल रिफॉर्म कब होते हैं? 1772 में। क्या होता है जुडिशियल रिफॉर्म में? पहली चीज आती है दीवानी अदालत और एक आती है फौजदारी अदालत, जिसको हम मोफुसिल दीवानी अदालत और मोफुसिल फौजदारी अदालत भी बोलते हैं। दीवानी अदालत का क्या मतलब होता है? दीवानी अदालत ऐसी कोर्ट जो कि सिविल मैटर से डील करेगी, और फौजदारी अदालत ऐसी कोर्ट जो कि क्रिमिनल मैटर से डील करेगी। और यह कहाँ पे होगी सर? कलकत्ता। अब कलकत्ता में देखो, जो दीवानी अदालत फौजदारी अदालत है वो कलकत्ता में नहीं थी, पर जो सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत थी, यह कलकत्ता में थी। अब ये क्या है, सदर दीवानी सदर निजामत अदालत? ये बेसिकली हायर कोर्ट है। तो दीवानी अदालत का हायर कोर्ट कौन है? सदर दीवानी अदालत। और फौजदारी अदालत का हायर कोर्ट कौन है? सदर निजामत अदालत, जो कि सिविल और क्रिमिनल मैटर से डील करेगी। अब एजुकेशनल और कल्चरल कंट्रीब्यूशन इस समय क्या होता है? इस समय जो है 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के ही टाइम पे कलकत्ता मदरसा की स्टैब्लिशमेंट होती है। कलकत्ता मदरसा कब बनता है? 1781 में, वॉरेन हेस्टिंग के दौरान। और इसी दौरान सर विलियम जोन्स जो है वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ किसके साथ? वॉरेन हेस्टिंग के साथ। ठीक है, तो सर विलियम जोन्स जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। अब जो वॉरेन हेस्टिंग थे, इनके समय कुछ क्या होता है, कुछ वॉर्स भी होती है। अब कौन कौन सी वॉर हो रही है इनके समय? देखिए, पहले वो हो रही है रोहिल्ला वॉर, जो कि 1774 में हो रही है। इसके अलावा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी होती है 1775 से 1782 के दौरान। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ही आपको देखने मिलती है ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो दो इंपॉर्टेंट वॉर आपको याद रखनी है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग के दौरान। पहली है रोहिल्ला वॉर और दूसरी है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1775 से 1782 के बीच में होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी इस समय होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी इन्हीं के दौरान होती है। कब से? 1780 से 1784 तक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में अगर आपको पता ना हो तो अपोनेंट कौन था? हैदर अली था। पर बाद में क्या होता है, हैदर अली को कैंसर था, उनकी उनकी मौत हो जाती है और टीपू सुल्तान उनके जगह पे आते हैं। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784। और इस दौरान एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हुई? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी 1774 में। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था? एक और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, आजकल क्या हो रहा है, कई बार जो यूपीएससी वगैरह जो एग्जाम होती है थोड़ा डिटेल में जाती है। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है ना, उनके उनके कार्यकाल में, उनके समय, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स भी हुई थी, पर बाद में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो वॉरेन हॉस्टिंग जब थे उनके समय उनके इम्पीचमेंट यानी उनको निकालने की भी प्रोसीडिंग्स हुई थी, पर उनको बाद में क्या हुआ, बाइज्जत बरी कर दिया गया उस। अब ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें देखो, अब वॉरेन हेस्टिंग पे अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, स्पीड इंडिया एक्ट, तो वो आपको क्वेश्चन भी साथ में कवर करना है। पहला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्रोवाइडेड फॉर। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या किया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लाया था क्या? नहीं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लाया था क्या? यस, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लाया था। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश अंडर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को किस एक्ट के तहत बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत क्या किया जाता है सर? बनाया जाता है। ओके। अब इसके अलावा मेंस में भी एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन? एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द वॉरेन हेस्टिंग। अगर मेंस में अगर आपको कोई पूछता है कि वॉरेन हेस्टिंग के दौरान कौन कौन से जुडिशियल रिफॉर्म हुए थे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए थे, उनके बारे में बताओ, तो मैंने आपको जुडिशियल रिफॉर्म भी बताया, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बताया। ठीक है। सदर दीवानी अदालत, सदर सदर निजामत अदालत बनाई थी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सर जॉन मैकफरसन। अब सर जॉन मैकफरसन क्या थे? ये एक्टिंग गवर्नमेंट गवर्नर थे। कब से कब तक थे? 1785 से 1786 तक। अब इनके बारे में क्या उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, इनके बारे में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने लायक है नहीं। तो आप अगर चाहे तो इसको सीधा सीधा स्किप भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसलिए मैं अब सीधा बस आपको ये थोड़ा अगर एक मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो बस ये बोल सकता हूँ कि सर जॉन मैकफरसन जो है ही सर्व्ड एज अ एक्टिंग गवर्नर जनरल। वो एक कंप्लीट गवर्नर जनरल नहीं थे, सिर्फ एक एक्टिंग गवर्नर जनरल। कुछ समय के लिए वो टेम्पररी वो गवर्नर बने थे एज अ एक्टिंग गवर्नर। ठीक है, कौन? सर जॉन मैकफरसन। अब इसके अलावा अब थर्ड इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर है। 1786 से 1793। अब इनके बारे में देखो और एक चीज मैं बताता हूँ, ये 1805 में फिर से गवर्नर बनते हैं। दो बार गवर्नर बन रहे हैं। एक तो 1786 से 1793, फिर ये वापस चले जाते हैं, फिर से आते हैं 1805 में। पर बहुत कम समय के लिए रहते हैं, फिर उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो इंडिया में ही ये मर जाते हैं। तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जो दो बार गवर्नर जनरल बने, फिर वो इंडिया में ही मर गए? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है। अब इनको बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। क्या बोला जाता है इन्हें? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। और इसके अलावा फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। अब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में यह बोल दिया गया था कि जो जमींदार है उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। जमींदार क्या करेंगे? लैंड से जो लैंड रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करेंगे, यानी जो जमीन है उससे क्या करेंगे? किसानों से वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे। और ये कैसे? एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम होगा जिसमें एक लंबे समय के लिए 20 साल 30 साल के लिए लैंड रेवेन्यू जो है उसको फिक्स कर दिया जाएगा, जैसे 20% या फिर 90% 80% इसको फिक्स कर दिया जाएगा, इसलिए हम इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं इन इंडिया, एंड फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कब आता है? 1793 में। कहाँ कहाँ पे आता है? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन तीन जगह आता है। अब इसमें क्या होता है? जो जमींदार है उनको लैंड ओनर बना दिया जाता है, और फार्मर जो है सिर्फ कल्टीवेट करके लैंड रेवेन्यू किसको देंगे? जमींदार को देंगे। और जमींदार किसको देगा लैंड रेवेन्यू? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। ठीक है। अब लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर लिया जाता था। परमानेंटली का मतलब है 20 30 साल के लिए, लंबे समय के लिए फिक्स किया जाता। पर इसका दिक्कत ये था इस दौरान जो है काफी ज्यादा जो फार्मर था उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। किसके द्वारा? जमींदार के द्वारा। और क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर में कोई भी इनोवेशन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि फार्मर को तो जितना कल्टीवेट कर रहा है उसका 90 95% वापस ही देना देना पड़ रहा है। तो उसके पास पैसा ही कहाँ बचा कि वो कुछ इनोवेशन कर सके। और जमींदार भी क्या है? बस खा पी के चिल मार रहे हैं। वो कोई भी एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दे रहे। तो एग्रीकल्चर में भी पूरी तरह से स्टेग्नेशन आ गया था। ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसके अलावा और एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज जो कॉर्नवालिस ने की थी, उन्होंने जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया था। सैलरीज बढ़ा दी। प्रमोशन को उन्होंने पूरी तरह से मेरिट बेस कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप कोई राजा राजा की फैमिली से हो तो आपको प्रमोशन मिलेगा, नहीं। आपका प्रमोशन मेरिट बेस पे होगा, आप कितने टैलेंटेड हो। इसके अलावा यूरोपियंस जो है उनको हायर पोस्ट के लिए प्रिफर किया जाएगा। अब कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि देखो, अब मैंने एक चीज आपको बताई थी सबसे इंपॉर्टेंट, कि कॉर्नवालिस कोड, अगर मैं आपको नहीं बताया तो मैं आपको फिर से बता दूं। जब कॉर्नवालिस के बारे में आप पढ़ते हो तो कॉर्नवालिस कोड के बारे में याद रखना, जो कि 1793 में आया था। अब इसने क्या किया? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बताया था, तो लैंड रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू सिस्टम है, जो कलेक्टर है अब उसका काम होगा कि रेवेन्यू कलेक्ट करो। तो जुडिशरी है, उसका काम होगा, कोर्ट का काम होगा कि वो सिर्फ जजमेंट दे। दोनों के पास अलग अलग पावर। नहीं तो हम देखते थे कि पहले कलेक्टर के पास रेवेन्यू का भी पावर था और जुडिशरी का पावर था, पर ये दोनों पावर उससे अब छीन लिए गए। अब या तो उसके पास सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का पावर है और कोर्ट के पास जुडिशरी पावर है। इसके अलावा क्या क्या क्रिएट होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सर्किट कोर्ट का भी एक्स्टैब्लिशमेंट होता है। कौन कौन से कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और सर्किट कोर्ट, इन दोनों का भी एक्स्टैब्लिशमेंट होता है। याद रखो कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉर्नवालिस कोर्ट। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सर्किट कोर्ट, ऐसे ये बनाई जाती है। इसके अलावा पुलिस में रिफॉर्म सिस्टम, एक थाना सिस्टम लेके आया जाता है। उसमें दरोगा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, पुलिस को पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया जाता है। ये कुछ पुलिस रिफॉर्म लेके आते। तो ये देखो, यानी कॉर्नवालिस ने ना सिर्फ जुडिशरी में रिफॉर्म लेके आया, पुलिस में भी रिफॉर्म लेके आया। इतना इंपॉर्टेंट था ये कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस का कोड कब आया था? 1793 में। अब इसी दौरान थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी होती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब होती है? 1790 से 1792 के बीच में।
अगेंस्ट द टीपू सुल्तान। और ये जो थर्ड वॉर, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थी, उसका एंड कैसा होता है? ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किसके दौरान होती है? किसके दौरान? कॉर्नवालिस के दौरान। कब होती है? 1790 से 1902। और इसका जो सेटलमेंट होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का, किसके थ्रू होता है? ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। कब होती है? 1792 में। ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी में आ चुके हैं। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? अभी मैंने बताया, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अब कॉर्नवालिस को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। अभी मैंने बताया फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये भी सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब इसमें मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लेके आया था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कीजिए। ये मेंस के लिए क्वेश्चन बन जाता है। ओके। तो आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया हो। अब आता है इसके बाद सर जॉन शोर। अब जो सर जॉन शोर थे वो आए थे 1793 से 1798 के बीच में। अब ये जो है, इनका क्या काम या इनका पीरियड क्या उतना इंपॉर्टेंट था? अब हम आगे देखते हैं। शायद मेरे हिसाब से तो उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, क्योंकि जितना कॉर्नवालिस और उसके बाद जो वेलेस्ली आते हैं वो जो करते हैं, उतना जॉन शोर नहीं करते। तो जॉन शोर जो थे वो क्या थे? बेसिकली उनकी एक पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशन। किसी के फटे में अपने को टांग नहीं डालना। किसी का भी कुछ हो रहा है, अपने को कुछ नहीं उसमें, अपने को इंटरफेयर ही नहीं करना है। अपने को किसी में नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपने को हमेशा मेंटेन रखनी है। ये जॉन शोर का मानना था। ठीक है। इन्होंने कोई एक्सपांशन नहीं किए, ना ही कोई एग्रेसिव वॉर किए। तो इसलिए हम जो है इनको सेफली इग्नोर भी कर सकते हैं पढ़ने में, क्योंकि इनके टाइम में कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं। बस हम एक चीज याद रख सकते हैं, बैटल ऑफ खारदा। अब बैटल ऑफ खरदा जब हुई थी 1795 में, किसके बीच में हुई थी? मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में। जिसमें जो ब्रिटिश थे वो न्यूट्रल थे, उन्होंने किसी का भी साथ नहीं दिया। तो बैटल ऑफ खरदा 1795, मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में। ठीक है। अब इसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली। ओके। अब लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं 1798 से 1805 के बीच में। ओके। अब लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक आते हैं? 1798 से 1805 के बीच में। अब जो लॉर्ड वेलेस्ली थे ना, बहुत ज्यादा एक्सपांशनिस्ट थे। एक्सपांशनिस्ट का क्या मतलब है? अपना साम्राज्य फैलाओ, ब्रिटिश साम्राज्य एकदम पूरी तरह से फैलाना है, ये उनका मानसिकता थी। लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक? 1798 से 1805 तक। अब इनके दौरान क्या होता है? सब्सिडियरी अलायंस लेके आते हैं। अब सब्सिडियरी अलायंस का क्या मतलब है? सब्सिडियरी अलायंस का मतलब है जो भी राजा है, हम उनके साथ एक ट्रीटी करेंगे, और उस ट्रीटी के हिसाब से ये बोला गया कि ब्रिटिशर्स के जो फोर्सेस होंगे वो राजा की टेरिटरी में रहेंगे और वो राजा को प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी अगर वॉर होती है, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल एग्रेशन, तो जो है ब्रिटिश फोर्स जो है राजा को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके लिए ब्रिटिशर्स की फोर्स जो है राजा की टेरिटरी में स्टेशन रहेगी। और इसके लिए पेमेंट कौन देगा? इसके लिए पेमेंट देंगे राजा। अब राजा पेमेंट दे रहा है, ब्रिटिशर्स की फोर्स है, तो अल्टीमेट कंट्रोल गया किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास। क्यों? क्योंकि राजा ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो गए पूरी तरह से। तो सब्सिडियरी अलायंस किसने लेके आया? 1798 ने। किसने? वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 से 1805 के बीच में। ठीक है। अब इसके अलावा और एक चीज बोल दी ब्रिटिशर्स ने, कि जो राजा है किसी और राजा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, या फिर किसी और फॉरेन पावर के साथ कोई रिलेशन नहीं रख सकता बिना ब्रिटिशर्स को पूछे। तो अगर आपको किसी और के साथ कोई रिलेशन रखना है राजा को, किसी फॉरेन पावर के साथ या फिर किसी और राजा के साथ, तो आपको ब्रिटिशर्स की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसके अलावा एक ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफिसर को भी अपॉइंट किया गया राजा की कोर्ट में। ब्रिटिश रेसिडेंट क्या होगा? ये एक ऑफिसर होगा जो ब्रिटिश होगा, जो कि राजा के जो दरबार है उसमें अपॉइंटेड रहेगा। ठीक है। अब कौन कौन से स्टेट ने जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था? पहला था हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, चौथा तंजौर और पांचवा थे पेशवा। पेशवा ने ट्रीटी ऑफ बसीन के थ्रू जो 1802 में होती है, सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था। तो कौन कौन से पावर थे सर, याद करेंगे हम। पहला था हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, चौथा तंजौर और पांचवा पेशवास।
ट्रीटी ऑफ बसीन, जिससे कि सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर ली थी। अब इसी दौरान क्या होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है। कब? 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान डिफीट होके मर जाते हैं। ठीक है, और मैसूर को पूरी तरह से ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेती है। इस दौरान जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी होती है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो 1803 से 1805 तक थी। कितने साल? 2 साल चली, 1803 से 1805। ठीक है, तो इसमें जो मेजर विक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की, कहाँ कहाँ पे थी? एक तो बैटल ऑफ एसे थी, बैटल ऑफ लसवारी, अरगाव, इन जगह पे जो थे मराठास डिफीट हुए थे सेकेंड एंग्लो मराठा में। अब ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है इससे और एक्सपांड हो गई थी। अब एजुकेशन कंट्रीब्यूशन क्या था? देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट होती है 1800 में। क्यों? क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स है उनको ट्रेन करना है। क्या हो रहा था? सिविल सर्वेंट, अब सिविल सर्विसेज किसने लेके आया था? कॉर्नवालिस ने। पर इन सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन भी तो करना है, तो ट्रेन कौन करेगा और कहाँ पे करेगा? तो इसके लिए कॉलेज बनाया गया, जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ पे बनाया गया ये? कलकत्ता में। ठीक है, और किसके लिए? सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग के लिए। पर बाद में इसको बंद भी कर दिया गया और ये बोला गया कि ट्रेनिंग होंगी कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या थे? इन्होंने क्या किया? एक्सपांशन तो किया, पर कैसे? डिप्लोमेसी और वॉर दोनों का इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वॉर करेंगे, डिप्लोमेसी भी हम करेंगे, जिससे कि क्या होगा? ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है इंडियन स्टेट्स पे और बढ़ जाएगा। अब इस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट 3 ट्रीटीज होती है। पहली ट्रीटी जो मैंने आपको बताया था, पेशवास के साथ ट्रीटी ऑफ बसीन, ठीक है, जो कि होती है 1802 में। ट्रीटी ऑफ देवगांव होती है 1803 में, और ट्रीटी ऑफ सूरजी अंजनगांव होती है 1803 में। तो ये 3 ट्रीटीज आपको मराठास के साथ जो हुई थी वो याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जो सब्सिडियरी अलायंस था वो किसने लेके आया था? बताइए आप। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि गवर्नर थे। कब से कब तक? 1798 से 1805 तक। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ बसीन किसके किसके बीच में थी? मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, अब डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इन द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये देखिए, हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सब्सिडियरी अलायंस के बारे में बताइए कि किस तरीके से इससे ब्रिटिश साम्राज्य का एक्सपांशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे। मैं अगर आपको एक छोटा सा टेबल भी बता दूं, तो वॉरेन हेस्टिंग कब से कब तक थे? 73 से 85 तक। इन्होंने क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी होती है और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी होती है। फिर उसके बाद एक एक्टिंग गवर्नर आते हैं, कौन? जॉन मैकफरसन आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, जो कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आता है। कॉर्नवालिस कोड लेके आते हैं। इनके दौरान थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी होती है, और ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम भी होती है। फिर उसके बाद आता है जॉन शोर। जॉन शोर जो है एक नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी लेके आते हैं, जो कि 93 से 98 तक था, और इनके दौरान बैटल ऑफ खारदा होती है। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, जो कि सब्सिडियरी अलायंस लेके आते हैं, और इनके दौरान सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है। ठीक है, तो ये 5 गवर्नर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। बस आप इसके नोट्स बना लो ना भाई साहब, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन भी बता दिया, आंसर भी बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टेन्योर क्या था? 1805 से जुलाई 1805 से अक्टूबर 1805 तक। मैंने बताया था लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर से आते हैं, पता है ना? लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक थे? याद करो, याद करो, याद करो, कब से कब तक थे? 1786 से 1793 तक, और उसके बाद 1805 में फिर से आते हैं। ठीक है, बस 3 महीने के लिए रहते हैं, पर क्या होता है? उनकी डेथ हो जाती है। और ये जो है, जब आते हैं तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली तब तक काफी ज्यादा एग्रेसिव और एक्सपांशनिस्ट हो जाते हैं। इनकी मृत्यु होती है कहाँ पे? गाजीपुर में, 5 अक्टूबर 1805। तो ये जो है इनकी डेथ इंडिया में होती है कहाँ पे? गाजीपुर में, 1805 में। ठीक है, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस सेकेंड टर्नर एज अ गवर्नर जनरल एंडेड बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो गाजीपुर में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो ये फिर से एक एक्टिंग गवर्नर आते हैं। अब इनका टेनर 1805 से 1807 तक। अब इनके बारे में अगर मुझे पढ़ना हो तो मैं ऐसा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ूंगा? देखो, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? उनकी पॉलिसी ऑफ रिट्रेंचमेंट ये वो थी। अब
बेसिकली अगर मैं आपको पॉलिसी ऑफ रिट्रेंचमेंट ये बताऊं तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट का जो आर्मी वगैरह पे जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को पहले कम करो, फाइनेंशियल इकोनॉमी लेके आओ, इसका मतलब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर मत करो, ठीक है, और वॉर्स को अवॉइड करो जिससे कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कम हो। इसको बोला जाता है पॉलिसी ऑफ रिट्रेंचमेंट। तो पॉलिसी ऑफ रिट्रेंचमेंट कौन लेके आता है बताइए आप? सर जॉर्ज बार्लो, जो कि एक एक्टिंग गवर्नर थे। कब से कब तक थे? 1805 से 1807। पॉलिसी ऑफ रिट्रेंचमेंट कौन लेके आता है? कौन? सर जॉर्ज बार्लो। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब इनके बारे में अगर और मुझे कुछ पता भी ना हो तो भी मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखूंगा, वेल्लोर म्यूटिनी, जो कि होती है 1806। अब क्या होता है, 1857 के रिवॉल्ट के पहले कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स होते हैं जो कि लीड करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 इकलौता ऐसा ऐसा इवेंट नहीं था जिसमें सोल्जर्स रिवॉल्ट करते हैं। इसके पहले भी कुछ रिवॉल्ट्स होते हैं, पर वो बहुत छोटे लेवल पे होते हैं। इसमें से एक था वेल्लोर म्यूटिनी। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि आपने क्या की थी, सबसे बड़ी बात, कि आपने मिलिट्री यूनिफॉर्म चेंज कर दी और जो रिलीजन में आपने इंटरफेरेंस करे। ठीक है। अब अब इसके क्या हुआ, जो इंडियंस थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आप हमारे रिलीजन में एंटर करो। उन्होंने बोल दिया कि अब शेव करके आओ, ठीक है, रिलीजियस सिंबल मत पहनो, जैसे कि आप टीका मत लगाओ, या फिर वो ऐसा कुछ ऐसे टर्बन वगैरह मत बनाओ, मत पहनो। जो ब्रिटिशर्स जो आपको कैप देंगे वही पहनो। तो इंडियन सोल्जर्स को लगा कि यार आप तो हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो जिसके वजह से क्या हो जाता है, वेल्लोर म्यूटिनी हो जाती है। पर इसको क्या होता है, बहुत इजीली ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, सप्रेस कर देती है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की वेल्लोर म्यूटिनी किसके दौरान हुई थी, याद करो, जॉर्ज बार्लो। ठीक है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और वेल्लोर म्यूटिनी कब हुई थी? 1806 में। ठीक है, वेल्लोर म्यूटिनी 1806 किसके दौरान? जॉर्ज बार्लो। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो। अब लॉर्ड मिंटो का टेन्योर था 1807 से 1813। 1807 से 1813। अब इनके दौरान देखो क्या होता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 1809। अब क्या होता है, इस दौरान जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर उभर के आते हैं, और ब्रिटिशर्स को ये पता था। तो इन्होंने क्या किया, महाराजा रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की 1809 में। और तब गवर्नर कौन था बताइए, याद कीजिए, लॉर्ड मिंटो गवर्नर थे। और इस ट्रीटी के दौर के थ्रू ये बोला गया कि महाराजा रंजीत सिंह का जो कंट्रोल होगा वो सतलज रिवर के ऊपर वाले एरिया पे होगा, और सतलज रिवर के नीचे किसका कंट्रोल होगा? ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होगा। ठीक है। तो सतलज, अब आपको पता ही होगा कि सतलज रिवर कहाँ से एंटर होती है, ठीक है, और कहाँ पे जाती है। आप थोड़ा ज्योग्राफी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सतलज रिवर के ऊपर किसका कंट्रोल? महाराजा रंजीत सिंह। और इसके नीचे ब्रिटिशर्स का। इसके लिए ट्रीटी आई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या होता है? चार्टर एक्ट ऑफ 1830 आता है इस दौरान, पास ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो लॉर्ड मिंटो के दौरान ही चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है। किसके दौरान? लॉर्ड मिंटो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो लॉर्ड मिंटो को अगर मुझे याद करना है तो मैं किस दौरान याद करूंगा? पहली बार 1807 से 1813, दूसरी बार ट्रीटी ऑफ अमृतसर, महाराजा रंजीत सिंह के दौरान। सतलज के ऊपर रंजीत सिंह जी का कंट्रोल और उसके नीचे ब्रिटिश का कंट्रोल। ठीक है। और ये किसके दौरान पास होता है? और इसके अलावा एक चार्टर एक्ट भी आता है 1813 का, जो किसके दौरान पास होता है? लॉर्ड मिंटो। ठीक है। इसके अलावा जो कंपनी की जो मोनोपोली थी, अब ये जो चार्टर एक्ट था 1813 का, इसकी सबसे एक इंपॉर्टेंट बात थी कि उसने जो कंपनी की जो मोनोपोली थी, कंट्रोल था ट्रेड पे, एंड ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, उसको क्या कर दिया? देखो, कंपनी का जो कंट्रोल था पहले पूरे ट्रेड पे था, पर क्या होता है, चार्टर एक्ट आता है 1813 का, उसने बोल दिया कि अब कंपनी का कंट्रोल सिर्फ ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना के साथ ही रहेगा। और जो ब्रिटिश, जो इंग्लैंड से और एक कम्पिटेटिव कंपनी आएगी जो कि compete करेगी ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ compete करने के लिए इंग्लैंड से और एक कंपनी को भी आपने अलाउ कर दिया कि बाकी कंपनी भी अगर चाहे तो वो ट्रेड कर सकती है, और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली नहीं रहेगी इंडिया में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली किस में रहेगी? सिर्फ चाय के ट्रेड में, और चाइना के साथ ट्रेड में मोनोपोली रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया गया। किसको? क्रिश्चियन मिशनरीज को, कि क्रिश्चियन मिशनरीज जाओ और आप क्रिश्चियन धर्मों को फैलाओ इंडिया में, ऐसा बोल दिया गया। किसके दौरान? लॉर्ड मिंटो। ठीक है।
तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब चार्टर एक्ट का और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख एनुअली एजुकेशन के लिए दिया गया। तो जो चार्टर एक्ट था 1813 का, उसने 1 लाख रुपए दे दिए। किसके लिए दे दिए? एजुकेशन के लिए। तो ये पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दे दिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल जो है वो और ज्यादा बढ़ गया कंपनी का। फॉरेन पॉलिसी, अब फॉरेन पॉलिसी में क्या था? प्रोटेक्टेड द ब्रिटिश इंटरेस्ट अगेंस्ट द पॉसिबल फ्रेंच इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। अब इस दौरान क्या होता है, नेपोलियन जो है यूरोप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। और ये भी खतरा था कि हो सकता है नेपोलियन इंडिया में हमला बोल दे और इंडिया को कैप्चर कर दे। और ऐसा ब्रिटिशर्स का ऐसा उनको ब्रिटिशर्स को डर था। तो इसलिए जो है ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इंडिया, जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी, वो उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहते थे। ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एक्स्टेब्लिश किए थे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अगर मैं इस पे क्वेश्चन बनाता हूं तो ये क्वेश्चन था यूपीएससी का कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या था? इट एंडेड द कंपनी मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड। यस, क्योंकि सिर्फ चाय में ट्रेड थी, वो ट्रेड विद चाइना। इसके अलावा अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज। यस। इसके अलावा 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी इसी दौरान होती है। किसके बीच में? महाराजा रंजीत सिंह और उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स और रंजीत सिंह के बीच में यह ट्रीटी होती है। अब इसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स, अब इनका क्या होता है? इनका टेन्योर था 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, 10 साल का समय था। अब इनके दौरान क्या होती है? एंग्लो नेपाल वॉर हो जा रही है भाई साहब। क्या हो रही है? एंग्लो नेपाल वॉर। कब से कब तक? इनका टेन्योर, सबसे पहली बात इनका टेन्योर याद रखो, कब से कब तक है? 1813 से 1823 तक इनका टेन्योर है। किसका? लॉर्ड हेस्टिंग। किसका? वॉरेन हेस्टिंग अलग थे वो, जो पहले गवर्नर थे। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ये अलग गवर्नर है। ठीक है। इनका टेन्योर है 1813 से 1823। और इनके दौरान एंग्लो नेपाल वार हो जाती है, जो कि 1814 से 1816 के बीच में होती है। अब इनकी जो है ट्रीटी ऑफ सगौली होती है। सागौली, ठीक है, सगौली, जो कि एंग्लो नेपाल वॉर होती है। अब देखो, एंग्लो नेपाल वॉर कब से कब तक हो रही है? 1814 से 1816 के बीच में ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में एक वॉर हो जाती है, एंग्लो नेपाल वॉर। पर इनका क्या होता है? एक सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश नेपाल को हरा देते हैं। ट्रीटी ऑफ सगौली होती है। अब ट्रीटी ऑफ सगौली में क्या होता है? नेपाल ने कुछ टेरिटरी ब्रिटिशर्स को दे दी। ठीक है। अब वो जो वही टेरिटरी क्या बनती है आगे जाके? वो जो फेमस हिल स्टेशन है ना, मसूरी वगैरह जो आप सुनते हो, तो वही टेरिटरी को दे दिया जाता है। ठीक है, किसको? ब्रिटिशर्स को, नेपाल के द्वारा। और इसके अलावा इस ट्रीटी ऑफ सगोली में यह बोला गया कि अब जो है ब्रिटिशर्स जो है नेपालीस के जो गुरखा है उनको ब्रिटिश आर्मी में क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो गुरखा जो है इंडियन आर्मी में कब से है? पहले तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और अभी इंडियन आर्मी में कब से है? ट्रीटी ऑफ सगोली से 1816 से है। ठीक है। इस दौरान जो है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी होती है। कब से कब तक? 1817 से 1818 तक। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वो एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक? 1817 से 1818 तक क्या होती है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है। अब इसमें क्या होता है? मराठा रूल का पूरी तरह से खत्म हो जाता है। पेशवाशिप को एबॉलिश की जाती है। एक जो पोस्ट थी ना, पेशवा, पेशवा यानी जो चीफ मिनिस्टर जो थे, तो वो जो पोस्ट थी उसको एबॉलिश किया गया। और ब्रिटिशर्स जो थे वो सुप्रीम पावरफुल बन जाते हैं। अब पिंडारी वॉर, अब पिंडारी वॉर क्या थी? कहीं ना कहीं जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी ना, उसका एक मेन रीजन था पिंडारी। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? पिंडारी पे बहुत ज्यादा अब उन्होंने कंट्रोल करना चालू कर दिया था। और मराठास को ये लगा कि यार आप पिंडारी को क्यों इतना कंट्रोल कर रहे हो, उनके साथ वॉर कर रहे हो? क्योंकि पिंडारी को तो मराठा खुद सपोर्ट, खुद क्या कर रहे थे? प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो मराठास को ये लगा कि आप पिंडारी पे हमला कर रहे हो, यानी हम पे हमला कर रहे हो। तो इसलिए ये हमको चैलेंज है, इसलिए मराठा जो है भिड़ जाते हैं। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है। ठीक है। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब इसमें जो है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि जो थर्ड यूपीएससी का, कि जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी, इट रिजल्टेड इन, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से क्या होता है? पेशवाशिप खत्म होती है, पेशवा का अंत होता है। अब ट्रीटी ऑफ सगोली कब साइन हुई थी? 1816 में। किसके बीच में? नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है। और इसमें क्या होता है? गोरखास को रिक्रूट किया जाता है ब्रिटिश आर्मी में। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब एक लास्ट में पढ़ता हूँ, लॉर्ड एमरहेस्ट।
अब लॉर्ड एमरहेस्ट कौन थे? लॉर्ड एमरहेस्ट का जो टेन्योर था 1823 से 1828 तक था। कब से कब तक? 1823 से 1828 तक लॉर्ड एमरहेस्ट का क्या थे, ये गवर्नर थे। अब इनके बारे में हम क्या देखते हैं, इनके बारे में देखो सर, अगर मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एंग्लो बर्मा वॉर कब हुई थी? लॉर्ड एमरहेस्ट के दौरान। किसके दौरान? लॉर्ड एमरहेस्ट। क्या हुई थी? एंग्लो बर्मीज वॉर। कब से कब तक? 1824 से 1826 के बीच में। और क्या होता है, ब्रिटिशर्स का एक्सपांशन होता है नॉर्थ ईस्ट वाले। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिटिशर्स जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कब एक्सपांड करना चालू करते हैं, कब? 1824 से 26 के दौरान। आप सिर्फ पीरियड्स याद रखो कि कब वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, 1824 से 26। तो क्या होगी? एंग्लो बर्मा मार। बर्मा यानी क्या है? म्यांमार। बर्मा ही क्या है? म्यांमार। तो एंग्लो बर्मा वॉर 1824 से 26 के बीच में होती है। ठीक है, और इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड एमरहेस्ट। अब क्या होता है, बर्मीज हार जाते हैं और एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ यंदाबो। कौन सी? ट्रीटी ऑफ यन दाबो 1826 में। अब इसमें क्या होता है, म्यांमार जो थी वो कुछ एरिया को ब्रिटिशर्स को देती है, जैसे कि अराकन हो गया, टेनासरीम हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया। तो इसने क्या, ये जो टेरिटरी है बर्मा जो है वह ब्रिटिशर्स को दे देती है। और इसके अलावा बहुत सारा अमाउंट भी देती है, 1 करोड़ के आसपास पैसा भी देती है। ठीक है। अब इसके अलावा और एक चीज जो होती है, बैरकपुर म्यूटिनी होती है 1824। सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे? वेल्लोर म्यूटिनी। अब ये क्या है? बैरकपुर म्यूटिनी। अब बैरकपुर म्यूटिनी किसके कब हो रही है? 1824 में। और किसके दौरान हो रही है? लॉर्ड एमरहेस्ट के दौरान। क्या हो रही है? बैरकपुर म्यूटिनी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूटिनी आफ्टर वेल्लोर म्यूटिनी। अब इसमें क्या होता है, जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया कि हम सी को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ब्रिटिशर्स की कोई लड़ाई होती है जिसमें अगर इंडियंस सोल्जर को सी को क्रॉस करना पड़ जाए, तो इंडियन बोल रहे थे कि हम नहीं क्रॉस करेंगे सी। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर आप सी को क्रॉस करते हो तो आपकी कास्ट जो है वो आपसे छीन जाएगी। तो इंडियन डरते थे कि, क्योंकि कास्ट जो था उस समय एक प्रेस्टीज का विषय था। इसलिए इंडियंस डरते थे कि अगर वो सी को क्रॉस करेंगे तो उनकी कास्ट छीन जाएगी। तो इसलिए इंडियन ने रिफ्यूज कर दिया कि वो जो है ब्रिटिश आर्मी में सर्व नहीं करेंगे ओवरसीज में। अगर कोई फॉरेन में लड़ाई होती है तो इंडियन सिपाहीज उसमें नहीं जाएंगे, जिसके लिए बैरकपुर म्यूटिनी होती है 1824 में। पर ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, रोक दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स क्या थे? वॉर ग्रेटली इंक्रीज द कंपनी एक्सपेंडिचर। अब देखो इससे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा वॉर वगैरह होने से कंपनी का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा था। और इस दौरान जो है आपको एक याद रखना है कि कोई भी मेजर रिफॉर्म्स नहीं होते हैं। तो लॉर्ड एमरहेस्ट के दौरान रिफॉर्म्स नहीं होते हैं, पर इसके बाद जो गवर्नर आएंगे ना, उसके उसके थ्रू आप देखोगे कि उनके वक्त से काफी ज्यादा रिफॉर्म आना चालू हो जाएंगे। तो लॉर्ड एमरहेस्ट के दौरान आप देखते हो कि कोई भी आपको रिफॉर्म्स वगैरह देखने नहीं मिल रहे। ठीक है। अब इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ यंदाबू किसके बीच में थी? ब्रिटिशर्स और बर्मीज के बीच में, एंग्लो बर्मा वॉर, ट्रीटी ऑफ यंदाबू। ठीक है। बरकपुर म्यूटिनी कब हुई थी? 1824 में। बरकपुर म्यूटिनी कब हुई थी? 1824 में। ठीक है, कि क्या बोला गया था? आप सी क्रॉस नहीं करेंगे। इसके अलावा बस ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1826 28 से आगे रहेंगे। ठीक है। आई होप ये जो मैंने 10 गवर्नर जनरल आपको जो पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस आप इतने पॉइंट्स पढ़ो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जाम के पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा की फालतू बातें नहीं। अगर आपने इतना ही पढ़ लिया और इसको आपने 50 बार रिवाइज कर दिया ना, आप खुद देखोगे कि एग्जाम में इससे बाहर आएगा नहीं। तो आप इतना ट्रस्ट करो मुझ पे और मेरे लेक्चर्स को फॉलो करो। इसका सेकंड पार्ट में मैं आगे के और 10 गवर्नर जनरल को बहुत अच्छे से कवर करूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।